गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं सूर्यांक सर फिर से आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी पे। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि टीचर्स एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रही है, यहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लासेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें प्रैक्टिस करवाई जा रही है और यह क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ का फर्स्ट पेपर का प्रथम पत्र का 2014 से लेकर 2023 तक का पेपर। और इसमें जो पेपर चल रहा है मेरे द्वारा, सूर्यांक सर के द्वारा, यहां पे सॉल्व मैं करवा रहा हूं आपको पीपल्स एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट वाला पार्ट, पर्यावरण वाला पार्ट। और इसमें से जो पार्ट नंबर है वो आज मैं लेके आया हूं 5वां, जिसमें से आज अगर आप देखोगे 2019 तक का पेपर ये पूरा आज सॉल्व हो जाएगा। इसके पहले की अगर हम बात करें, जिन लोगों को यहां से पार्ट 4 में आप अगर जाओगे, पार्ट 1, 2, 3 एंड 4 में जाओगे तो 3 तक में आप 2018 तक का पेपर सॉल्व मिलेगा आपको। 4 और 5 में अगर आप जाओगे 2019 तक का पेपर आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक है। अब इसी पे अगर आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस के लिए, इसके अलावा अदर प्रैक्टिस के लिए, तो यहीं पे टीचर्स एकेडमी पे जो आपकी इसके प्रथम पत्र के 10 यूनिट है, यहां पे जो 10 यूनिट्स है, इस 10 यूनिट में टीचर्स अपने अपने जो पोर्शंस है वो करवा रहे हैं। ठीक है। इसमें आईसीटी का पार्ट हो चुका है, कम्युनिकेशन का पार्ट मैम ने करवाया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा डीआई वाला पार्ट सर करवा चुके हैं। अदर पार्ट जो 10 यूनिट में है वो धीरे धीरे करके करवाए जाएंगे। ठीक। अब इसके अलावा आप चाहते हैं कि और प्रैक्टिस करनी है, तो यहीं पे टीचर्स एकेडमी आपको हर शनिवार, जो सैटरडे आता है, आज जैसा कि शनिवार है, ठीक है, इस शनिवार को आपको क्या करता है, टीचर्स एकेडमी प्रोवाइड करता है कब 5 पीएम पे एक मैराथन क्लास होती है। ठीक है। यहां पे मैराथन क्लास होगी। इस मैराथन क्लास में, ये मैराथन क्लास 5 बजे से 9 बजे तक जाएगी, 9 पीएम तक। अब हाँ, कोई टीचर अवेलेबल ना हो अलग बात है, तो यहां पे 9 पीएम तक इस पे केवल और केवल आपको क्या करी जाएगी, प्रैक्टिस कराई जाती है हर एक सब्जेक्ट की जो अलग अलग यूनिट्स हैं। ठीक है। तो यहां से भी आप चाहते हैं तो यहां से फायदा उठा सकते हैं, जो लोग पहले पढ़ चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं तो यहां पे टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लैंग्वेज होती है, क्या लेवल होता है, वो आप यहां पे डिटेल्स इसको समझ सकते हैं। चारों टीचर को एक साथ पढ़ सकते हैं। तो जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हो, सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आपका स्वागत करता हूं टीचर्स एकेडमी पे। और यहां पे आज मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं 2019 का पेपर, जिसपे इसी में इस सीरीज में आज लास्ट होगा। और ये जो पार्ट होगा, ये पार्ट है 5वां। ठीक है। अगर इसके पहले का आपको देखना है तो टीचर्स एकेडमी के प्लेलिस्ट में आप जाइए, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है। तो चलिए, जो लोग अभी जुड़े हैं उन सबको गुड मॉर्निंग, नमस्कार। चलिए भाई, सबको गुड मॉर्निंग। और आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप लाइक कर दीजिए, और अगर हो सके तो इसको शेयर कर दीजिए, ताकि ऑल स्टूडेंट्स उन तक हमारी रीच पहुंच सके। आप अगर यहां पे आएंगे और कंपटीशन बढ़ेगा, तब पढ़ने और पढ़ाने दोनों में और मजा आएगा। ठीक है। चलें, तो मैं सबका स्वागत करता हूं यहां पे। ठीक है। जयंत है, रोहित है, सीता जी और बाकी लोग भी इसमें जुड़े हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी, ओजोन अपव्यय आदि पदार्थ को चरणबद्ध तरीके से दूर करना, या परिसंकट में वज्र पदार्थ को सीमा पार ले जाने पर निषेध, नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना। इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर होगा। ठीक है। और इतनी बार मैंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में सबको पढ़ा रखा है, और आपने अगर मेरे साथ आप जुड़ करके पढ़ रहे होगे तो आप इसका डेफिनेटली है आंसर सही बताओगे। और इसमें आप इस वर्ड से आप फेमिलियर हो चुके होंगे, अगर आप मुझसे सब पढ़ चुके हैं तब। ठीक है। प्लीज आंसर करिए आप सब इसका। ठीक है। आंसर करिए जल्दी से, आंसर क्वेश्चन डाल के आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए देखिए, जब अगर हम बात करते हैं यहां से, जब अगर हम बात करें कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाना। अब यहां से देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाने की बात कौन करता है। अब ध्यान समझिएगा, यहां से अगर इस पे हम आए डियर स्टूडेंट्स, याद रखना
तो एक डेट मैंने आप सबको हमेशा बताई है, 1972 की डेट आपको याद रखना है। 1972 का जब होता है ये सम्मेलन, तो ये होता है स्टॉकहोम सम्मेलन, सबको पढ़ा रखा है मैंने। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। स्टॉकहोम सम्मेलन होता है तो यहीं पे क्या होता है, यूएनईपी बनती है, और यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के नाम से जानी जाती है। इसी के बाद अगर चले फिर हम कहां पे 20 साल बाद, तो 1992 में पहुंच जाएंगे, ये होता है रियो सम्मेलन। रियो सम्मेलन में अब इनके बीच में एक डेट आती है जिसको कहते हैं 1986। याद रखना है क्या है, 1986 वाला टाइम है। यहां से इसके बीच में हम आए तो 1986 का टाइम है। इस टाइम में यहां पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाई जाती है। ठीक है, क्या लाई जाती है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अब इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये कब लाया गया था, लागू हुआ था 16 सितंबर को। ठीक है, कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 16 सितंबर को। इसलिए 16 सितंबर की अगर बात किया जाए, यहां से 16 सितंबर को, मैं फ्रेश पेज पे आपको ज्यादा सही है, यहां से देखें तो 16 सितंबर की अगर बात करें तो 16 सितंबर में ही यहां से आता है ओजोन दिवस आता है। ठीक है, क्या आता है, ओजोन दिवस हर प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब याद रखिएगा, हमने देखा अभी दो चीजें कि संस्थाएं दो हैं, एक तरफ है यूएनईपी, तो यूएनईपी यहां पर क्या करती है, पर्यावरण से संबंधित क्या करती है, संबंधित सम्मेलन करती है। ठीक है, ये सम्मेलन करती है। और यहां पे क्या आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया। वो किसके लिए आया, ग्रीन जो सीएफसी गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्लोरीन गैस को उसको रोकने के लिए सीएफसी क्या करती है, कूलिंग एजेंट की तरह काम करती है। जितनी भी मशीनें हैं, जैसे एसी हो गया, फ्रिज हो गया, उसमें क्या किया, सीएफसी यूज किया जाता था। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से दूर किया गया। सीएफसी में अगर देखें तो जो क्लोरीन गैस है वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक होती है, और यही क्या करती है, ओजोन के साथ क्या करती है, प्रतिक्रिया करती है और ओजोन क्षरण करती है। इसको रोका गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की वजह से ही यहां पे जो टेम्परेचर है पृथ्वी का 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक इसको बचाया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। लागू कब हुआ है, तो यहां मैंने बताया ही आपको 1986 में आया था, 1987 में आया था, और 1989 में क्या हुआ था, ये लागू हुआ था। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और 16 सितंबर 1989। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से जब आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत के बड़े हिस्से में भूजल निम्नलिखित में से किससे प्रदूषित होता है। ठीक है, आर्सेनिक से, सीसा से, पारद से, निकिल से। ठीक है, आर्सेनिक से होता है कि सीसा से होता है जिसको लेड बोलते हैं, और यहां से पारद मतलब Hg बोलते हैं, और निकिल मतलब Ni। ठीक है, इन सब में से बताना है कि किससे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। आप इसको बताइए जल्दी से, फिर मैं बताता हूं आपको। जल्दी से इसका आंसर करें आप सब। भारत के अलावा अगर बात किया जाए, यहाँ पे हम जो मैंने सर्कल दे रखा है, इसके अलावा अगर देखें तो एक देश यहीं पे अवेलेबल है जिसको कहते हैं बांग्लादेश। आप सब जानते ही हैं। ठीक है, ये क्या है, बांग्लादेश। ठीक है, चलो भले से अलग है लेकिन समस्या तो वहां भी है। ठीक है, इसका आंसर आप सब करिए, जल्दी से आंसर बताइए। ठीक है, देखिए यहां से अगर बात किया जाए स्टूडेंट्स, तो यहां पे अगर देखें तो ये वाला जो भाग है भारत का, ये पूर्वी भाग में ये पूर्वोत्तर भाग है। यहां से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो समस्या आती किसकी आती है, आर्सेनिक की आती है। आर्सेनिक इसमें क्या है, अगर हम अपनी बॉडी में देखें 0.05 ये जो मिलीग्राम है, ठीक है, मिलीग्राम इतने अगर हमारे शरीर को मिलता है तो फायदेमंद होता है। लेकिन जो मिनरल्स है इससे अगर ज्यादा होना स्टार्ट होता है तो ये प्रॉब्लम करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, क्या करता है, प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। और ये वाला एरिया है, यहाँ के जो जल है, यहाँ का जो जल है उसमें ये पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, उसके अलावा पूछा गया है अलग अलग स्टेट पीसीएस में पूछे जाते हैं
यहीं से अगर आप जाएंगे तो इसमें अलग अलग यूपीएससी में इससे क्वेश्चन, लेकिन यूपीएससी में थोड़ा कठिन बनाया गया था। अब अगर आते हैं सीसा की बात किया जाए, पारद की बात किया जाए, निखिल की बात किया जाए, अब आपको करना क्या है, पहले भी मैंने बताया यहां से कि आपको करना क्या है, अपनी नोटबुक में क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट में क्या करना है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करिए। एक पार्ट में आप लिखिए खनिज पदार्थ से कौन से रोग होते हैं, खनिजों के नाम यहां पे लिखिए, इधर क्या करें, रोग के नाम लिख दीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे वायरस से होने वाले रोग के नाम लिख दीजिए और यहाँ पे क्या उसको लिख लीजिए। दूसरे पेज पे अगर आप जाइए तो प्रदूषण की वजह से कौन कौन सा रोग होता है वो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसे आपको क्या करना है, या तो गूगल कर लीजिए या तो आप क्या करें, लुसेंट की बुक आती है, लुसेंट की बुक से भी आप पढ़ सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन किसी न किसी सेट में आ जाता है। तो अपना जो ईगो है कि अब मैं लुसेंट पढ़ूंगा, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करना है तो उसे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे क्या है, आर्सेनिक, और ये इस वाले पार्ट में आते हैं। तो इससे सबसे अधिक जो प्रभावित क्षेत्र है वो भी क्या है, बांग्लादेश है, ठीक। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कौन सा देश में सबसे अधिक इफेक्ट डालता है ये, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा के किस स्रोत में न्यूनतम विद्युत उत्पादन होता है, सौर, वायु, भूतापी या नाभिकीय में? तो इसका आंसर आपको बताना है किसमें होता है। ये आंसर करिए आप सब जल्दी से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे, यहां से याद रखिएगा, जब थर्ड नंबर पे आए तो सौर, जिसपे आप जानते हैं कि यहां पे आईएसए चल रहा है, ठीक है, आईएसए इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि कब आया था, 2015 में आया था, और जो कि इंडिया मतलब भारत और इसके अलावा जो फ्रांस है इन्होंने लाया था, ठीक है। अब यहां से बात करें तो इससे तो एनर्जी हम खूब प्रोवाइड करते मिलती हमें, ठीक है, सोलर पैनल लगा करके, क्योंकि बड़ा फेमस हो चुका है। तो यहाँ पे ऊर्जा का, यहाँ पे न्यूनतम विद्युत उत्पादन तो इससे होता ही है। वायु की बात किया जाए तो यहाँ पे आप देखते हैं बड़े बड़े शाफ्ट चलाए जाते हैं यहाँ से, ठीक है, ठीक है, पवन ऊर्जा के रूप में उपयोग करते हैं, और ये आप दक्षिण भारत में अच्छा खासा आप देख सकते हो इसको। भूतापी की बात करें, नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो यहाँ पे यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं, यूरेनियम 235 का हम इस्तेमाल करते ही हैं, और इस पे न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट करते हैं, और इसमें दो छोटे छोटे पार्टिकल में क्रिप्टन और बोरान में इसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और प्लस यहाँ पे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। और इसी वजह से भारत में नाभिकीय संयंत्र लगाए गए हैं और नए नए नाभिकीय संयंत्र भी लगाए जा रहे हैं। इसका मतलब यहां से इससे भी है। लेकिन जब अगर हम भूतापी ऊर्जा की बात करते हैं, यहां से भूताप की बात किया जाए तो भूताप में है क्या, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र होगा जहां पर इस टाइप से झीलें, जिसमें अगर ये गर्म होती होंगी, भाप निकलता होगा, जिसको हम ग्लेशियर के नाम से जानते हैं, ठीक है, या कहीं कहीं वोल्केनो होता होगा, ठीक है, वोल्केनिज्म। तो इसके आसपास अगर कोई झील होती होगी तो वो भी क्या होगी, गर्म होगी। तो इस पानी से जो भाप होगा, भाप का इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा सकती है। लेकिन ये एरिया क्या है, ये लिमिटेड है, इसलिए इन सब में अगर तीनों में कंपेयर करोगे तो इस वाले भूतापी में ऊर्जा, इसकी बात किया जाए, सबसे न्यूनतम होगी, ठीक है, यहां से। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सब आए हुए पेपर के क्वेश्चन है 2019 के। ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका होती है, ठीक है। भूतापी हिमाचल प्रदेश के मणिकर्ण में और लद्दाख में पूंगा घाटी में होता है, बिल्कुल सही बात है नीतम जी। उत्तराखंड में तपोवन मुंबई में जलगांव में पाया जाता है। देखिए आपके ही एक कलीग हैं जो नीतम जी हैं, बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात है आप बता रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पे डिटेल नहीं पूछे जाते ज्योग्राफी की, इसलिए मैंने नहीं बताया है, ठीक है। अगर आप बता रहे हैं इन्फॉर्मेशन, इसीलिए मैंने पढ़ दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चलें और लोग बताइए जल्दी से, ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है या होती है। ये 2019 का क्वेश्चन है। यहां से बात करें तो सल्फर का, यहां से बात करें क्लोरीन का, ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का, ठीक है। यहां पे जब हम आए डियर स्टूडेंट, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है। अब सल्फर डाइऑक्साइड की बात किया जाए तो एक आप अगर देखें यहां कोयला, जब हम कोयला की बात करते हैं, ये कोयला क्या है, 4 टाइप के अपने इसमें अगर पाए जाते हैं, 4 टाइप के हैं। 4 टाइप्स की अगर बात किया जाए, एक आता है एंथ्रेसाइट है, एक है ब्यूटेनियमस कोयला है, एक लिग्नाइट कोयला है और एक पीट कोयला है।
अपने भारत की बात किया जाए तो यहाँ पे बिटुमिनस कोयला, जब बिटुमिनस कोयला को हम जलाते हैं, यहां से जब इसको क्या किया जाता है, जलाते हैं कोयले को, तो कोयले में अलग अलग क्या होती है, गैसें निकलती हैं। इन्हीं में अगर हम बात किया जाए तो यहां से जो गैस है, इसमें गैसें, इन गैसों में एक आती है सल्फर के ऑक्साइड, यहां पे सल्फर के ऑक्साइड। इसी में अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड्स मिलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। जब ये यहां से अगर बात करें इस टाइप से, ये हमारी क्या है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर ये गैस अगर यहां पे जा रही है और ये पहुंचती है क्षोभ मंडल में, जहां पे आपको क्या मिलेगा, बादल। और बादल में, बादल के ये अगर यहां से मिली तो बादल में होता है जल, और जल से क्या करेगा, ये प्रतिक्रिया करेगा और बनाएगा अम्ल बनाएगा, ठीक है, अम्ल। और जब ये कंडेंसेशन इनका हो जाता है, कंडेंसेशन मतलब जब ये बारिश के रूप में बूंदों में कन्वर्ट होती है और ये बादल से बरसते हैं हमारे कहां पे, पृथ्वी पर, हमारे जमीन पर, तो अब ये आएगा यहां, तो क्या कहलाएगा, अम्लीय वर्षा या एसिडिक रेन कहलाएगा। अब एसिडिक रेन कहलाएगा या अम्लीय वर्षा कहलाएगी। तो ये अम्लीय वर्षा क्या करेगी, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या अलग अलग पार्ट्स में पेड़ पौधे, उनको नुकसान पहुंचाएगा, हम पे नुकसान पहुंचाता है। जलीय क्षेत्रों में अगर ये जल में जाकर नदियों या झीलों में गिरेगा तो वहां की पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। उसके अलावा यहां पे ताजमहल की बात किया जाए तो ये क्या है, ये व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है। जब इस पे अगर गिरेगा तो ये क्या होता है, येलो हो जाता है, पीला हो जाता है, ठीक, इस वजह से। और क्या कारण है, कारण और अगर हम देखें तो ताजमहल बना ये है किसके किनारे, यहां पे यमुना नदी किनारे है, ठीक है, यमुना नदी किनारे। इसी के आसपास क्या है, इसी के आसपास रिफाइनरी है, हुआ करती थी रिफाइनरी, जो तेल शोधन काम करती है। तो उसकी वजह से ये गैसें भी वहां पे क्या होती थी, उसमें मिलती थी। तो इसको क्या किया हाईकोर्ट ने, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की हाईकोर्ट ने क्या किया, इसको बंद करवाया, ठीक है। चलो, तो आई होप आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। ये चीज अब यहां पे एक बात किया जाए, क्लोरीन क्या है, क्लोरीन याद करिए, एक क्लोरीन मिल रही है आपको ओजोन में, CFC वाले नुकसान पहुंचा रही है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें, इससे पानी को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन के बारे में पढ़ाने की जरूरत नहीं है, बाकी अगर चेक करना तो नाक वाक बंद कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या है, ये भविष्य की ऊर्जा के रूप में इसको उपयोग करने की बात करी जा रही है, ठीक है, भविष्य की ऊर्जा। इसलिए अगर आप देखें, एक आता है CNG और एक आता है HCNG आता है, HCNG। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को भी इसमें इस्तेमाल करने की बात करी जा रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस की सबसे बड़ी निमज्जन, या इसको हम कहते हैं सिंक, या अपने आप में सोख लेने की बात करें, सबसे अधिक कौन सोख लेता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन CO2 गैस का सबसे बड़ी निमज्जन सिंक या है, वन है, महासागर है, हिम चादर या चारागाह, इसमें से बताना है कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर डाल के आप आंसर करिए। मथुरा में रिफाइनरी है, बिल्कुल सही बात है। अंजलि पाठक जी गुड मॉर्निंग। बाकी और लोग बताइए भाई जल्दी से। जल्दी से बताएं आप सब। देखिए, जब अगर हम बात करें यहां से, कुछ लोगों ने जो आंसर किया है 5 का C किया हुआ है, और यहां से और लोग बताइए भाई, आंसर बताइए जल्दी से। देखिए ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी पे अगर हम देखें कुछ इस तरह से, यहां ध्यान दीजिएगा, ये अगर बात किया जाए, ये है स्थलीय भाग है, ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या है, जलीय भाग है। जलीय भाग की जब भी कभी बात कर रहे होंगे तो मैक्सिमम आप किसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समुद्र की बात करें, जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, समुद्र की बात करें। अब हम समुद्र की बात किया जाए तो यहां से क्या है, इसमें भी या तो समुद्री घास आपको मिलेगी एक पार्ट, एक यहाँ पे क्या है, घास मिलेगी, और भी वनस्पतियां इसमें मिलती हैं, देखा होगा आप लोग मूवीज में या डिस्कवरी में। इसके अलावा आप अगर देखें तो यहाँ पे प्रवाल मिलती है, प्रवाल भित्ति की बात किया जाए, ठीक है, प्रवाल भित्ति भी क्या मिलते हैं आपको, शैवाल मिलेंगे, ठीक है, शैवाल, ठीक, जो कि भोजन का निर्माण करते हैं। यहीं पे अगर हम लोग क्या करें, स्थलीय भाग की बात करें, तो स्थलीय भाग में यहां से देखें तो ये पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब पाए जाते हैं। अब यहां पे वायुमंडल में ये क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल में अलग अलग गैसें हैं, जिसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें
तो इस पे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण ये पेड़ पौधे भी करेंगे, सांस के रूप में लेते हैं, श्वसन के रूप में। और यहीं पे अगर हम बात करें इसकी, समुद्र की बात किया जाए, दोनों में अगर कंपेयर करेंगे तो आप सबको पता है कि पूरी पृथ्वी पर अगर हम चले जाएं तो पूरी पृथ्वी पर सबसे अधिक जो पार्ट है वो किसका है? समुद्र का है। सबसे अधिक पार्ट किसका है? समुद्र का, आप सब जानते हैं। अब यहां से बात किया जाए 92% अगर ये क्या करता है, इस पे अवेलेबल है, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का जो अवशोषण है वो सबसे अधिक करेगा। एक कारण क्या है? इसमें जो घास, प्रवाल भित्तियां और शैवाल है। दूसरा कारण है वो फिजिक्स का है, वो क्या है समझो। यहां से अगर हम बात करें, जैसे कोल्ड ड्रिंक आप पीते ही हो, तो अगर ये लिक्विड है, जब इस पे वायुदाब पड़ता है, वायुदाब पड़ेगा और इसमें मतलब वायुदाब पड़ता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होगी? बबल के रूप में, बुलबुले के रूप में क्या होगा? पानी में ये घुलता भी है। अधिक मात्रा में विस्तृत क्षेत्र में है तो ऑब्वियस वहां पे घुल भी रहा होगा। तो दो कारण हमें यहां पे दिखाई देते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है, स्थल के साथ ऐसा नहीं है। स्थल के साथ केवल क्या है? यहाँ पे वनस्पतियां हैं। जब दोनों में कंपेयर करेंगे तो सबसे अधिक कौन होगा? ये होगा। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? महासागर आएगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे सिंक की, अगर हम बात कर रहे हैं, अब यहीं पे पढ़ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं यहां से। यहां की अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो यहां पे एक और आता है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन पूछा जाता है, कार्बन फुटप्रिंट का आता है। किसका आता है? कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है समझिएगा। जब हम बात करते हैं अपने पैर की, ठीक है, अब थोड़ा सा बना रहा हूं मैं, पैर की बात किया जाए, ये कार्बन फुटप्रिंट की बात करें, फुटप्रिंट ये हुआ। छोटा से पैर की अगर बात किया जाए, ठीक है, जब आप देखे होंगे किसी की शादी होती है या कोई ओकेजन होता है, देखा होगा दूल्हे दुल्हन कलर रखा होता है, उसमें पैर रखते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो उनका जो फुटप्रिंट है छपता चला जाता है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि ये किसी बड़े वयस्क का है और ये छोटे बच्चे का है, तो जो कलर लगेगा इन पे, जो कलर आएगा वो इतने पे आएगा बड़े वाले भाग पे, ये क्या होगा? छोटा होगा। तो ऐसा देश या ऐसी संस्था जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालती हो और ऐसा देश या संस्था कार्बन डाइऑक्साइड कम निकालती है, तो यहां पे हम कहते हैं कि जो देश कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकालेगा उसका जो पार्ट होगा, पूरे अगर पृथ्वी की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक निकाल रहा होगा, तो उसका जो फुटप्रिंट है वो सबसे अधिक होगा। तो इसी को क्या बोल दिया? कार्बन फुटप्रिंट के नाम से बोल दिया कि ऐसा देश जो क्या कर रहा हो, CO2 की मात्रा कितनी उत्सर्जित कर रहा है, कितनी उत्सर्जित कर रहा है, ठीक है, कितनी उत्सर्जित कर रहा है, कितना एमिशन कर रहा है, ठीक है, ये बताता है कौन? कार्बन फुटप्रिंट बताता है। ठीक, यहां से ये आप लोग कॉन्सेप्ट रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाह जन्य प्रदूषक है, मतलब फ्लो होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या कणकीय द्रव्य? इसको बताना है आपको, जल्दी से बताइए इसमें से, इसका आंसर बताइए आप सब। निम्नलिखित में से कौन सा अपवाहन जन्य प्रदूषण है? यहां से समझिएगा, कुल मिला के क्या आपसे पूछ रहा है, हो सकता है इस वर्ड से अपना हो। यहां पे अगर हम देखें तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात क्या यहां पे बात किया जाए, यहां से अवाहन जन्य मतलब क्या है? यहां पे जो कूलिंग मटेरियल है, कूलिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है, कूलिंग एजेंट के रूप में। और इसी की बात किया जाए तो ये आता है CFC के रूप से। CFC में अगर बात की जाए तो यहां पे क्या होती है? क्लोरीन होती है। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम बात करते हैं किसकी? क्लोरीन की बात करते हैं। एक क्लोरीन होता है Cl, ये Cl लिखा है, यहां पे अगर लगा दे Cl2, ये होती है गैस। क्या होती है? गैस होती है, ठीक। और एक हम बात करें केवल Cl, तो ये होता है सिंबल, इससे इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब इसको अगर हम क्या करें,
Cl2 को पानी में से प्रवाहित कर दे तो इसको क्या करेगा, पानी को शुद्ध करेगा, बैक्टीरिया को मार देगा, ठीक। लेकिन अगर CFC की अगर बात करें तो एक होता है Cl, लेकिन ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, समझिएगा। ये होता है इस तरह से, उसको केमिस्ट्री में सिंबल दिया जाता है, ठीक। ये बहुत एक्टिव होता है, क्या होता है, बहुत एक्टिव होता है। और जब ये एक्टिव होगा, ये क्या करेगा, ओजोन से प्रतिक्रिया कर लेता है। ओजोन से प्रतिक्रिया करके ये क्या करेगा, ClO बनाता है, ठीक। बाकी क्या करेगा, ऑक्सीजन में इसको तोड़ देता है, ठीक है। फिर क्या करेगा, यहां से ये अपने आप को फिर तोड़ लेगा, फिर Cl बनाएगा और फिर क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को छोड़ देगा और ये वापस आकर के फिर क्या करेगा, इस ओजोन से फिर प्रतिक्रिया करेगा और बार 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 ये प्रतिक्रिया करेगा। और जो ओजोन लेयर वो 1 सेंटीमीटर तक मोटी जो है, उससे भी कम मोटी है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे करके और कम होती जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, यहां से ओजोन क्षरण बोलते हैं, ठीक है, जिसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। आंसर क्या है अपना, ए है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के कारण होती है? इसमें आपको बताना है गियार्डिया, डेंगू, एमोहाबियासिस या टाइफाइड, ठीक है। इसमें से बताना है आपको। देखो, ऐसे क्वेश्चन को मैं फिर कह रहा हूं, आपको एनसीईआरटी से या तो लुसेंट से या अगर इंटरनेट से आपको मिल जाए, आप इसको सर्च कर लें, सर्च करके आप इसकी एक लिस्ट बना डालिए, ठीक है। चलिए बताइए जल्दी से इसका आंसर, बताइए भाई, जल्दी से आंसर बताइए इसका आप लोग। चलो डियर स्टूडेंट्स, जल्दी आप आंसर बताइए। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि और लोग को भी आप इसको शेयर कर दें ताकि और लोग का फायदा हो सके यहां से, ठीक है। चले जल्दी से देखा जाए और चीजें हम लोग यहां पर जब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित जल से होती है? जब हम बात करते हैं प्रदूषित जल, अब एक रोग है जो इस समय अपने उत्तर प्रदेश में या उत्तर भारत में बहुत फैलता है, जिसको हम कहते हैं डेंगू। यहां से हम अगर बात करें तो कौन से होती है, यहां से मच्छरों के द्वारा होता है। मच्छरों की अगर बात किया जाए तो इसी में यहां से मच्छर से क्या होता है, ये लाता है वायरस लाता है। इसका मतलब है ये वाला जो रोग है ये तो वायरस से होगा, डेंगू वाला। तो जहां जहां सेकेंड वाला है उसको आप कट करो, ठीक है, जहां सेकेंड है वो कट होगा। तो यहां पे जो अपना आंसर होगा कौन सा होगा, 1, 3 एंड 4। तो 1 गियार्डिया, एमोहाबियासिस या टाइफाइड। अब टाइफाइड तो आपने सुना होगा, लेकिन गियार्डिस और एमोहाबियस नहीं सुना है। तो इस वर्ड को आप क्या करिए, इस रोग के बारे में आप क्या करिए, गूगल कर लीजिए। तो डिटेल से आपको इस रोग को अगर पढ़ना होगा तो आप पढ़ सकते हो, या अगर आप इसकी सिंपल लिस्टिंग बनाना चाहते हैं, आप लिस्ट बना लीजिएगा कौन कौन सा रोग किससे होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां से, गैर नवीकरणीय संसाधनों का समुच्चय चुनिए। गैर नवीकरणीय, ठीक है, यूरेनियम, प्राकृतिक गैस, मृदा, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम या फॉस्फेट, पेट्रोलियम, यूरेनियम, भूतापीय ऊर्जा, सेल गैस, यूरेनियम या मृदा। ये जो क्वेश्चन है डिक्टो छापा गया है, डिक्टो आपके एग्जाम के से वैसे जो पेपर है उससे लाया गया है। इसमें ऑप्शन गलत है, पहले बता दूं ऑप्शंस गलत है, लेकिन आप सॉल्व करिए फिर मैं बताऊंगा क्या गलती है इसमें, ठीक है। जैसा आया था मैंने वैसा ही इसमें लगवा दिया है। बताएं इसका आंसर जल्दी से आप सब। चले बताएं जल्दी से। एट का बी सरिता जी बता रही हैं, बाकी लोग अल्लाह तो बताइए कौन सा होगा। गुड मॉर्निंग, जो लोग अभी जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। देखिए मोस्ट वेलकम आप सबका। यहां से अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आते हैं जो ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोतों की बात किया जाए तो दो तरीके के मिलते हैं, एक तो आता है नवीकरणीय आता है, नवीकरणीय आता है, और एक क्या आता है, गैर नवीकरणीय आता है। गैर नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय का मतलब ये हुआ कि जो रिन्यूएबल एनर्जी ना हो, जिससे नई ऊर्जा ना बनाई जा सके, जैसे जो कि समय के साथ समाप्त हो जाए, कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, यूरेनियम हुआ, ठीक है। इन सब की बात करें तो इन सब में अगर आप देखते हो यहां से, तो नवीकरणीय गैर नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के रूप में एक तो प्राकृतिक गैस देखा जाए, गैर नवीकरणीय फिर से नया नहीं हो सकता।
प्राकृतिक गैस है जिसको हम क्या कहते हैं, सीएनजी बोलते हैं। यहां से सीएनजी, इसकी भी लिमिट है, ये भी आने वाले टाइम में खत्म हो जाना ही है। अब यहां पे ऊर्जा के स्रोत में देखो मृदा दिया हुआ है, ठीक है, मृदा। आप सोच रहे होगे कि ऊर्जा का स्रोत ये कैसे बन सकता है, या अच्छा ऊर्जा का स्रोत नहीं दिया है, केवल संसाधन दिया हुआ है, ठीक है, संसाधन। तो यहां से मृदा क्या होती है, मृदा क्षरण होता है, ठीक है। तो ऑब्वियस एक बार क्षरित हो गया तो उसको कई हजार साल लग जाते हैं, कई हजार साल मृदा की एक मोटी लेयर बनने में, ठीक है। तो ये होगा प्राकृतिक गैस हुआ, इसमें से यूरेनियम हुआ, मैंने बताया। एक आता है फॉस्फेट्स। फॉस्फेट्स की अगर बात किया जाए तो फॉस्फेट कोई ऐसा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, लेकिन फॉस्फेट एक खनिज है, तो यहां पे संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये भी क्या है, समय के साथ आके खत्म होगा। तो ऑप्शन यहां पे दो मैच कर रहा है, कौन कौन सा, ए एंड बी। ये आपके एग्जाम में आया था, ठीक है, क्वेश्चन यहां पे गलत था। बाकी अगर बात करें, पेट्रोलियम हुआ, यूरेनियम हुआ, भूतापीय ऊर्जा। अब यहां से ध्यान दीजिएगा, गैर नवीकरणीय संसाधन समुच्चय, इसमें जरूरी है यार, क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें सभी तो इसमें गैर नवीकरणीय है। तेल गैस है, ये नवीकरणीय है, बाकी ये गैर नवीकरणीय है। भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है, बाकी गैर नवीकरणीय है, ठीक है। तो इसका ऑप्शंस अगर बात करें, क्वेश्चन सही सेट नहीं है इसमें, ठीक है, पहले बता रहा हूं मैं, आप देख रहे होंगे आप लोग खुद ही, ठीक है। तो सेल गैस क्या होती है ये बता देता हूं, बाकी यहां से दिक्कत है इस क्वेश्चन में। सेल गैस क्या होती है, सेल गैस की अगर बात किया जाए, जो समुद्र एरिया होता है उसके जो तटीय क्षेत्र है, तो जो उसमें सैलें पाई जाती है, सैल मतलब क्या, जो चट्टानें पाई जाती हैं, उनके बीच में फंसी हुई गैस, उनके बीच में फंसी हुई गैस जो होगी वो होती है CH4, ठीक है। इस CH4 का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसको निकाला जाता है, और चूंकि सेलों के बीच फंसी है इसलिए बोलते हैं सेल गैस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का, ये जो क्वेश्चन 8वां नंबर है, इसमें इसके ऑप्शंस में प्रॉब्लम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 2014 में दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण क्या था, ठीक है। दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी कारण क्या था, ये आपको बताना है। यहां से अगर हम बात करें भारत से इधर चले जाए, यहां से अगर हम बात करें इस साइड, यहां से अगर आप आगे चलोगे, ठीक है, इस वाले पार्ट में जिधर अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या होगा, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट आपको देखे, खतरनाक ऑस्ट्रेलिया नहीं बना है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है। इधर अगर देखें फिलीपींस वाले पार्ट है, तो इधर साइड अगर बात किया जाए, इधर सुनामी आई थी। तो यही पूरा है, दक्षिण पूर्व एशिया में आए सुनामी का कारण क्या था, ठीक है, यहां से पूछा गया क्वेश्चन है। ये इंडिया है, यहां से, ठीक। भूकंप, ज्वालामुखी का निकलना, प्रभंजन, हरिकेन या उष्णकटिबंधीय तूफान, ये आंसर बताइए आप सब। अच्छा, गैर नवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा। रुकिए जय श्री वर्मा जी, बस इस वाले क्वेश्चन के आंसर दे लीजिए, फिर बताता हूं क्या है। पहले इसका आंसर कर लीजिए, फिर बताता हूं मैं। देखिए समझिए, जब हम बात करें यहां से पृथ्वी की, ध्यान समझिएगा, बहुत डिटेल से पढ़ा रहा हूं मैं, और डेफिनेटली है, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यहां पे आंसर क्या होगा, भूकंप होगा, है क्या, समझिए। जब हम पृथ्वी की बात करते हैं, जैसे आप किताबें होती हैं, किताब को अगर दूर रखोगे तो वो लगेगा एक बड़ा सा ब्लॉक है, लेकिन जब उसे आप पास लेकर उसे खोलोगे तो क्या होगी, परत दर परत खुलती जाती है। तो ऐसे ही पृथ्वी के अंदर क्या है, लेयर्स है, और वो लेयर क्या है, नीचे चलायमान होती है। जब वो चलायमान अधिक होती है, जैसे यहां की अगर बात किया जाए, जब इसमें क्या है, प्लेटें आपस में टकराएंगी तो यहां पे ऊर्जा निष्कासित होगी, ठीक है। ये जो ऊर्जा निष्कासित होगी इसको बोलते हैं अभिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। एक मिनट, इसको फोकस बोलते हैं, तो पता चला वर्ड गलत हो गया, इसको बोलते हैं फोकस, ठीक है। देखिए इसको क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये जो ऊर्जा हमारी पृथ्वी की सतह पे आती है, हमारी पृथ्वी की सतह पे आएगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बोलते हैं, ठीक है। अभिकेंद्र, इसको बोलते हैं एपी सेंटर,
एपिसेंटर बोलते हैं। अब ये पृथ्वी पर आएगा तो ये क्या होगा, पृथ्वी की सतह पे ये दरारें डालता है, ठीक है, तो इससे भूकंप आएगा और जितनी बिल्डिंग्स हैं वो गिरना स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन अब अगर हम क्या करें, इसी एपिसेंटर को, इसको, ये वाले पॉइंट को इसके ऊपर जल ला दें, इसके ऊपर समुद्र ला दें, ठीक है, यहां पे, ये क्या होगा, पानी को जो क्या करेगा, उठा देगा। जब पानी को उठाएगा उसका लेवल बढ़ेगा तो पानी फिर से नीचे जाना चाहेगा तेजी से। जब ये नीचे जाएगा तो ये पानी लहरों के रूप में इधर फैलेगा और यहां पे अगर तट होगा तो ये पानी बहुत तेजी से इधर आना शुरू होगा। तो यही जो लहरें हैं तेजी से उठती हैं, इन्हें क्या कहते हैं, सुनामी कहते हैं। और उसका जो कारण है सीधे सीधे क्या है, भूकंप है। अब यहां से बात करें, भूकंप का एक कारण तो हमें दिखा, भूकंप के और भी कारण हैं। भूकंप का अलग कारण अगर देखें तो ज्वालामुखी प्रक्रिया भी होती है। ज्वालामुखी प्रक्रिया की अगर हम बात करें, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करें पूरे विश्व की, जैसे पूरे विश्व की अगर हम बात करेंगे, यहां पे ध्यान देना, भारत देश मैंने यहां बनाया था अभी, इसके बाद इधर वाला पॉइंट मैंने बनाया था, थोड़ा सा गड़बड़ बनेगा, उस पर कमेंट मत करिएगा सर ये क्या बना दिए चीन भैया, ठीक है, समझाना है, ठीक है। चलिए इधर की बात करते हैं। यहां की जब बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये है यूएसए, यूएसए क्या, अमेरिका, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है ये है दक्षिणी अमेरिका, ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर, ठीक। इस प्रशांत महासागर की बात करें तो ये पूरी जो एरिया आप देख रहे हो, ये जो पूरा एरिया देख रहे हो, ये क्या करता है, यहाँ पे प्लेट है, ये प्लेट क्या कर रहा है, इधर फैल रहा है, इधर फैल रहा है, इधर इसको दबाव डाल रहा है, ये इधर दबाव डालते हैं, इसलिए यहाँ पे पहाड़ी है, ठीक है, एंडीज पर, यहाँ पे रॉकी पर्वत है, इधर चले जाए तो इधर एंडीज पर्वत आपको मिलेगा देखने के लिए। ये सब क्या करें, इधर दबाव डाल रहा है, प्लेट है ये, इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन सब एरिया में, यहाँ पे इन सब एरिया में क्या आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। इन्हीं ज्वालामुखी के कारण उत्पन्न होता है क्या, भूकंप उत्पन्न होता है। इस वाले पूरे पार्ट एक रिंग की तरह दिखाई देता है, जहां पर ज्वालामुखी आता है, जहां ज्वालामुखी आता है, इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ठीक है, रिंग ऑफ फायर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर से क्या समझते हैं, तो एक ऐसा क्षेत्र जहां पर क्या होते हैं, ज्वालामुखी आता है, जहां ज्वालामुखी आएगा वहां भूकंप आएगा ही आएगा, और जहां पर भूकंप आएगा वहां ज्वालामुखी हो जरूरी नहीं है। हिमालय पर्वत के पास जो ज्वालामुखी जो आता है भूकंप, वहां ज्वालामुखी होता ही नहीं है, ठीक है, तो ये एरिया याद रखिएगा। और यहां पे इस एरिया की हम बात करें जहां पे हिमालय पर्वत पाया जाता है, यहां पे क्या होता है, भूकंप आते हैं, ठीक है, यहां भूकंप आते हैं, उसका कारण कुछ और है। चलिए आगे बढ़ा जाए, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये समझ में आ गया होगा क्योंकि इस वाले पार्ट्स में मैंने आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। ज्वालामुखी, हरिकेन क्या है, ये सब चक्रवात होते हैं, चक्रवातों के नाम रखे गए हैं, ठीक है, चक्रवातों के नाम, जैसे यूएसए के तट पे अगर चले जाएं, उष्णकटिबंधीय तूफान जो आते हैं उसकी अगर बात करें, जैसे उष्णकटिबंधीय तूफान का मतलब एक ऐसा क्षेत्र, ये वाला 0 डिग्री से ऊपर नीचे इस क्षेत्र में जो गर्म हवाएं तेजी चलती हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय तूफान बोलते हैं, ठीक है। तो इनसे संबंध नहीं किससे है, भूकंप से, 2014 वाला। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रतिक्रिया को आरंभ करती है जिसमें ओजोन टूटता है। यहां पे क्या करता है, ओजोन को तोड़ने वाली गैस कौन सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या क्लोरीन। अब यहां से जितने भी लोग आप लोग हो, प्लीज इसका आंसर करिए। अब मुझे लगता है इसका आंसर आप करना आपके लिए आसान होगा, प्लीज आंसर करिए आप सब। तो क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, और जो लोग अभी जुड़ रहे हैं उन सबका मोस्ट वेलकम, जो लोग अभी जुड़े हैं भाई उन सबका मोस्ट वेलकम। सॉरी।
क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप लोग। तो डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी सभी सब्जेक्ट की, तो शनिवार को, हर शनिवार को आप अगर देखोगे तो यही टीचर्स एकेडमी पे 5 PM पे आपको क्लास मिलेगी। और ये लंबी क्लास होती है, जो कि क्या होती है 9 PM तक जाती है। खा पी के बैठिएगा और अभी नोट्स लेके बैठ सकते हो आप। मेरी जो क्लास होगी वो 8 बजे मैं आपको मिलूंगा 8 PM पर, ठीक है। 8 PM पे मैं मिलूंगा आपको, ठीक। और अदर क्वेश्चन भी आप वहां ट्राई कर सकते हो। आईसीटी के पार्ट को आप देख सकते हो, कम्युनिकेशन के पार्ट को आप देख सकते हो, वही सॉरी डीआई वाला पार्ट है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, वहां पे दिखाया जाएगा आपको, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो आप सब अगर आंसर दे रहे होंगे तो ये वाला पार्ट जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है क्लोरीन, जिसको हमने कहा है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में यहां पे मैंने बताया क्लोरीन। अब एक चीज ध्यान देना, जब क्लोरीन की बात करता है, जब क्लोरीन की बात करता है तो यहां पे याद रखिएगा, इस क्लोरीन को आप सबने शायद हाई स्कूल में एक टेबल पढ़ी होगी जिसको बोलते हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में क्या किया गया है, इधर साइड यहां पे इन सब में क्या किया गया, तत्वों को रखा गया है। इसी तत्व में अगर देखें तो इस वाले ग्रुप में, नाम तो नहीं ले रहा, 7वां ग्रुप है लेकिन वो नहीं होना है, तो यहां पे क्लोरीन, इसके ऊपर क्या रखा गया, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये सब एक साथ रखे गए हैं, एक साथ है तो इनकी एक फैमिली है, ये एक परिवार है। क्या है, ये परिवार है। जब एक परिवार है तो इनका कुछ नाम होगा, इनका नाम क्या रखा गया है, हैलोजन। क्या रखा गया है, हैलोजन। तो अगर यहीं से ऑप्शन चेंज कर दे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या हैलोजन, ठीक है, ये क्या होगा, अगर ऑप्शन चेंज कर दे और लिख दे हैलोजन, तो यहां पे आंसर अपना हम ये भी टिक करेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर इनका सदस्य क्लोरीन नुकसान पहुंचा रहा है, फ्लोरीन भी नुकसान पहुंचाएगा और ब्रोमीन भी नुकसान पहुंचाएगा, या इस फैमिली का जो मेंबर होगा वो भी नुकसान पहुंचाएगा। तो ऑप्शन में हमसे यहां ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसे क्या किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC को दूर किया गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में CFC को दूर किया गया और यहां पे लाया गया HCFC लाई गई, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। लेकिन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन भी क्या हुई, ग्लोबल वार्मिंग गैस हो गई, जिसको हम कहते हैं यहां पे ग्रीन हाउस गैसेस कहलाई। और ग्रीन हाउस गैसेस कहलाई, इसको हटाने की कोशिश करेगी कहां पे, क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि 1997 में आया था। 6 गैसें लाई गई थी और उन 6 गैसों में से एक HCFC गैस भी अवेलेबल थी, ठीक है। चले अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः श्वसन अथवा भोजन के माध्यम से भारी मात्रा में अगर कोई लेड का प्रभाव अगर पड़ता है तो रहने से क्या होता है, मानसिक मंदन, उच्च रक्तचाप, केंद्रीय स्नायु तंत्र में नुकसान पहुंचना, विकार होना। देखो, रोग वाले क्वेश्चन एक क्वेश्चन आते हैं, अगर आप में से कोई बंदा 2014 से लेकर के 2023 तक का पूरा पेपर कर ले और इस पेपर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, यहां से जो रोग वाला पार्ट है, उस रोग वाले पार्ट की अगर आप एक लिस्ट बना लीजिए तो आपके क्वेश्चन इस टाइप के अगर आते हैं कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। क्योंकि आपको यहां पे एक कंफ्यूजन जरूर से हो जाता होगा कि कौन सा आंसर होगा। अब यहां पे बात करें कि लेड की वजह से क्या होता है, पीबी की वजह से क्या होता है, लेड की वजह से, ये तीनों रोग क्या होते हैं, आपको शरीर पे नुकसान पहुंचाते हैं। ये तीनों रोग हो सकते हैं, मानसिक मंदन हो सकता है, ठीक है, पागल हो सकते हैं, उच्च रक्तचाप हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, केंद्रीय स्नायु तंत्र में जो हमारी केंद्रीय स्नायु तंत्र है उसको भी क्या हो सकती है, नुकसान पहुंचती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जनसंख्या जिसमें जनांकीय परिवर्तन हो रहा है, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले ह्रास होता है। मतलब जनसंख्या, अगर यहां से ग्राफ ले लें, ये x है, ये y है, तो यहां पे अगर जनसंख्या बहुत तेजी से अगर बढ़ती है, जनसंख्या अगर क्या होती है, बढ़ती है, तो इसका ज्यादा यहां पे बढ़ने का कारण क्या हो सकता है, जीवन प्रत्याशा अच्छी है, शिक्षा का स्तर अच्छा है, मृत्यु दर कम है, जन्म दर कम है, ये बताना है आपको। बारह का सी यहां से आंसर आ रहा है, बहुत लोग बता रहे हैं, और लोग बताइए जल्दी से, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए जल्दी से।
बताइए भाई क्या होगा कि अगर जननांकी परिवर्तन मतलब क्या हो, जनसंख्या का परिवर्तन होना, बढ़ना या घटना। लेकिन बात करें मानव जनसंख्या, अभी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है पूरे विश्व का। जैसे भारत देश का हम चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कितना, 140 करोड़, और चाइना को भी हम क्या करने वाले, पीछे छोड़ने वाले हैं। और इस मामले में भारतीय बहुत ही होनहार है, ऑब्वियस है, ठीक है। और कहा जा रहा है आने वाले 100 सालों में भी अभी जनसंख्या हम नंबर 1 पर बने रहेंगे, ठीक है। चले आगे बढ़ते, जल्दी से बताइए आप सब। 12 का सी, बिल्कुल सही बात। जब इन सब में अगर कंपेयर करें जीवन प्रत्याशा, हाँ आपके जो जीवन प्रत्याशा है, जो लाइफ है वो बढ़ी है लोगों की, ठीक है। मतलब पहले क्या था, अलग अलग रोग होते थे, जैसे टीबी हो जाता था, हैजा हो जाता था, अलग अलग रोग होते थे, प्लेग होता था, उससे लोग मर जाते थे, ठीक। लेकिन जब मेडिकल फील्ड में कई तकनीकी आना शुरू हो गई, तो यहीं पे क्या हुआ, लोगों की जो मृत्यु दर हुई वो क्या हुई, कम होना शुरू हो गई। जब मृत्यु दर, शिशु जो है उसकी मृत्यु दर कम होगी, महिलाओं की मृत्यु दर कम होगी, तो इसकी वजह से जनसंख्या क्या हुई, बढ़ी। जन्म दर को भले से हम घटाने की कोशिश करें, ठीक है, लेकिन इसको धीरे धीरे हम क्या कर पाएंगे, घटा पाएंगे। जैसे यहाँ पे अभी 100 साल लिया, तो इसको हम क्या करेंगे, घटाते घटाते 100 साल लग जाएंगे हमें, ठीक है। जीवन प्रत्याशा, हमारी जो जीवन जीने की ईयर है वो बढ़ गई। शिक्षा का स्तर, ऑब्वियस शिक्षा का स्तर से यहाँ मतलब तो है, लेकिन ज्यादा रिलेवेंट नहीं है। यहाँ से मृत्यु दर की बात करें, जन्म दर यहाँ सबसे ज्यादा रिलेवेंट है, तो आंसर क्या होगा अपना, सॉरी मृत्यु दर क्या होगा अपना, यहाँ से सी वाला आंसर होगा, मृत्यु दर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर में, अभिकथन है किसी नदी के इर्द गिर्द की पारिस्थितिकी तंत्र जहां बांध बनने से क्षतिग्रस्त होता है, विशाल जलराशि में वह क्षेत्र डूब जाता है। इसका आंसर बहुत बुक वालों ने गलत दिया हुआ है, अगर आप पढ़ोगे बुक से तो गलत है। अभी मैं समझाऊंगा क्या है इसका आंसर, आप इसका आंसर करिए फिर बताता हूं मैं। बुक पे, इसीलिए बुक से जब आप पढ़ते हो ना तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, अदरवाइज सत्यानाश होने में या क्वेश्चन गलत होने में देर नहीं लगती है। प्लीज आंसर करिए आप सब, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिएगा डियर स्टूडेंट्स। चले देखें, जो लोग बाद में देख रहे होंगे और इन्वायरमेंट क्वेश्चन या नोट्स आप चाहते हो, तो यहाँ पे जो टीचर्स एकेडमी है इसमें ये आपको प्रोवाइड करी है, नोट्स भी प्रोवाइड करी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके ऐप पे है। इसमें 10 टेस्ट भी आपको ये क्या करी है, प्रोवाइड कर रही है, यहाँ से आप इसका लाभ उठा सकते हो, ठीक है। इसके ऐप को डाउनलोड करके प्ले स्टोर में होगा टीचर्स एकेडमी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ टेस्ट भी दे सकते हो आप, नोट्स भी आपको मिल सकती है, ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं केवल इन्वायरमेंट वाला पार्ट, इन्वायरमेंट का पार्ट, और इसमें अगर आपको चाहिए क्वेश्चन या आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो इसी टेलीग्राम पे आप जा सकते हो, ई अड्डा EADDA विद सूर्यांक मेरा नाम, इस पे, और इसमें SURYNK, इसमें ब्रैकेट में लिखा होगा नेट, लिखा होगा JRF लिखा होगा, ठीक है। इस वाले ग्रुप में अगर आप जाओगे तो आप मुझसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर्सनली आप क्वेश्चन पूछना चाहें इन्वायरमेंट के तो वहां पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आप डिटेल्स इस पे जाना चाहें तो यहाँ पे टीचर्स एकेडमी वाले ऐप को आप डाउनलोड कर लें, आप यहाँ से नोट्स है और बाकी 10 टेस्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो दे सकते हो आप। और भी टेस्ट जुड़ेंगे फ्री में ही, लेकिन वो समय के साथ जैसे जैसे आता जाएगा टाइम वैसे वैसे। यहाँ की बात करते हैं हम लोग, जब हम बात करते हैं यहाँ से आंसर आप सबने किया होगा, यहाँ से देखते हैं, जब हम लोग बात करें नदी है, ये नदी है, जब इसके जल को हम क्या करेंगे, बांध बना के रोक दिया, बांध बना के जब हम क्या करेंगे, इसको रोक देंगे यहाँ पे नदी के जल को, तो होगा क्या, अब जब नदी के जल को रोका गया है तो ये क्या करेगा, अपना क्षेत्र क्या करेगा, विस्तार करेगा, अपना क्षेत्र क्या करेगा, विस्तार करेगा। और यहाँ पे अगर ये क्या है, पेड़ पौधे हैं इस टाइप से, ये वाला एरिया है, यहाँ पे गांव है, अगर इस वाले एरिया में पेड़ पौधे गांव जंगल है, ये एरिया क्या होते हैं, डूबना शुरू होते हैं, ये एरिया क्या होते हैं, डूबना शुरू होते। क्यों, जब हमने क्या किया, इसमें बांध बना दिया, नदी का जल वो क्या होगा, दूर तक फैलेगा, और क्या होगा, और क्या होगा, जब नदी अपने साथ आती है, नदी यहां पे जब आएगी तो अपने साथ बालू के कण, अपने साथ बालू के कण, धूल मिट्टी, इन सबको बहा करके ले आती है। और जो इसकी तली है,
इस तली पे क्या करती है, इसको यहां पे बिछाती है, डाल देती है। जब इसके मार्ग में हम अवरोध लाएंगे, ये क्या करेगा, अब यहां समझना, मेरी हथेली को देखिएगा, ये गहरी है। जब यहां पे मिट्टी ज्यादा जमा होती जाएगी तो ये क्या होगी, धीरे धीरे करके छिछली हो जाएगी और इस पे पानी क्या होगा, कम टिक पाएगा। जब पानी कम टिक पाएगा तो आसपास एरिया में और ज्यादा बाढ़ आना स्टार्ट हो जाएगा और ये एरिया भी क्या होंगे, डूब जाते हैं। ठीक है, एक तो कारण ये है। ठीक, यहां पे अगर आप देखोगे इस वाले पार्ट में, तो यहां किसी नदी के इर्द गिर्द पारिस्थितिकी तंत्र जहां बांध बनते हैं क्षतिग्रस्त होता है और विशाल जलराशि सभा क्षेत्र डूब जाता है। दोनों बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी बिल्कुल सही है, लेकिन बुक वालों ने क्या कर रखा है, इसको गलत बता रखा है। ठीक है, यहां आंसर क्या होगा, यहां से ए होगा, कि सही व्याख्या करता है। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन नील क्रांति, यहां पे याद रखिएगा नीली क्रांति है, ये नीली क्रांति के आदर्श को प्रदर्शित करता है। क्या है नीली क्रांति में, जैव उद्यानों के विकास को बढ़ावा देना, देश में मत्स्य पालन की पूर्ण क्षमता के विकास के लिए अनुकूलन परिवेश बनाना, या वाहनीता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन की आय में बढ़ोतरी करना, या यहीं से अगर हम बात करें तो कह रहा है कि वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए वानिकी वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करना, देश में मत्स्य पालन के समग्र विकास को बढ़ावा देना, समुद्री फिनस फिश जैसे नए क्षेत्र में शोध करना। इसको बताना है कि कौन सा होगा। यहां से मैं भी आपको समझ में अगर आए तो अच्छी बात है, ना आए तो मैं इसको आपको डिटेल समझाऊंगा। ये क्वेश्चन पूछा क्यों गया था वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2019 में ये क्वेश्चन क्यों आया था। ठीक है, आप इसको पहले देख लें, फिर मैं बताता हूं आपको डिटेल से। आप इसको पढ़ लें आराम से, फिर हम देखते हैं इसको। चलिए देखिए, जब हम बात करें यहां से नीली क्रांति की बात करें, याद रखिएगा कई तरह की क्रांति है। नीली क्रांति जो कृषि क्षेत्र में है, नीली क्रांति की बात किया जाए, यहां पे आते हैं एक, आप सब बजट जानते होंगे, जो भारत सरकार द्वारा बजट हर साल लाया जाता है फरवरी के माह में, 1 फरवरी को। यहां से बात किया जाए तो इसी बजट में 2019 के बजट में मत्स्य पालन को या नीली क्रांति को बढ़ावा देने की बात करी गई थी। इसी नीली क्रांति पे क्या किया गया, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो मछली पालन को बढ़ाना है, मछली पालन को बढ़ाना है। यहां पे जैव उद्यान की बात किया जाए, जिसमें जैविक क्षेत्र में जैसे खाद है या जो पेड़ पौधे हैं उनको जैव तरीके से, मतलब उसमें कोई बाहर से रासायनिक उर्वरक नहीं डालना है, उनका उपयोग करके विकास को बढ़ावा देना है। ये हमें यहां से नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि ऑब्वियसली संबंधित है ही नहीं है। तो यहां पे सॉरी, कल मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली थी, उसमें तो गला पकड़ लिया। देखिए यहां से अगर हम देखें, देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, पूर्ण क्षमता विकास करने के लिए अनुकूल परिवेश लाना, बिल्कुल दूसरा यहां पे क्या होगा, सही है। वानिता की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन की आय को बढ़ोतरी। अब क्यों कर रहे हैं हम लोग, यहां पे इसलिए किया जा रहा है, जो कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में कहा गया था मोदी जी द्वारा 2022 तक हम क्या करेंगे, 2022 तक जो कृषि क्षेत्र है उनकी आय दुगनी कर देंगे। उनकी आय दुगनी करने में मत्स्य पालन भी क्या करता, एक सहायता करता। तो यहां पे तीसरा वाला भी क्या होगा, अपना सही होगा, तीसरा वाला भी। देश में वन क्षेत्र को बढ़ाना, तो वन क्षेत्र का इससे संबंधित ही नहीं है। ठीक है, फिर क्या है, देश में मत्स्य पालन को क्या करता है, समग्र विकास को बढ़ावा देना, हाँ बिल्कुल सही है। यहां पे कोई देखा जाए तो 2, 3 और 5, 2, 3 और 5, अगर डियर स्टूडेंट्स इसमें छठवां भी होता तब भी अपना आंसर सही होता, लेकिन यहां पे 2, 3, 5 दिया, तो यहां पे आंसर क्या होगा, अपना ए वाला सही होगा। ठीक है, यहां समझ पा रहे होंगे आप सब। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 15 नंबर है, नीचे 2 समूह दिए गए हैं, समूह 1 में प्रदूषण के प्रकार दिए गए हैं, जबकि समूह 2 में उनके स्रोत दिए गए हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और दिए गए कूट में से अपना उत्तर चुनें।
समूह एक है प्रदूषण के प्रकार और समूह दो है स्रोत इसके। एक है वायु, भूमि, जल और ध्वनि। इनके स्रोत के रूप में देखें, एक है पहला बिंदु और गैर बिंदु स्रोत, जैसे उद्योगों इत्यादि से उत्सर्जन। दूसरा है उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन। तीसरा है सड़क, वायुयान, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार। फिर है रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग करना। इसमें से बताना है कौन सा मैच कर रहा है, ये आपके सामने कोड दिया हुआ है, आप देख करके इसका आंसर करिए। 2019 के क्वेश्चन ये पूछे गए हैं और आज ये पूरा का पूरा खत्म हो रहा है 2019 का। कल जब मैं करवाऊंगा तो 2020 और 21 से ये वाले पूरे चीजें शुरू हो जाएगी सॉल्व करना, ठीक है। चूंकि 2020-21 में कोरोना आया था, पेपर थोड़ा डिले हुआ था, तो हो सकता है पेपर वहां पे आपको कम मिले, लेकिन पूरा सॉल्व करवाऊंगा मैं, ठीक है। आंसर करिए आप सब। 15 का बी आंसर दिया गया है अभी तक और लोगों के द्वारा, और लोग बताएं। देखिए समझे, जब अगर हम बात करते हैं प्रदूषण की, जब प्रदूषण की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर यहां से जैसे आपको दिख रहा है सड़क है, वायु है, औद्योगिक और उच्च क्षमता वाले सोनार। सोनार की अगर हम बात करें तो यहां से जो यूवी रेज होती है, यूवी रेज, सॉरी, जो क्या बोलते हैं उसको, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, देखो स्किप कर रहा है, ऐसे समझ लो आप डॉल्फिन सुना होगा, मुझे देखो नाम, डॉल्फिन मछली आप नाम सुने होंगे। डॉल्फिन मछली जब अपना शिकार करती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, यहां तरंगे छोड़ती है, तरंगे छोड़ती है। जब यहाँ कोई शिकार होता है उससे फिर तरंगे वापस आती है और ये क्या करती है, इसको शिकार करती है, ये भी क्या करती है, सोनार कहलाती है, ये जो वेव है। इसी तरह से अगर हम समुद्रों की बात किए, समुद्र की बात करें, जब हमारी कोई नाव होती है, ठीक है, उसकी गहराई की पता करना है तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेव छोड़ते, तरंगे छोड़ते हैं, सोनार वेव। ये सब की बात करें तो यहाँ पे सड़क, वायुयान, औद्योगिक उच्च, ये सब क्या है, तरंगे हैं। तरंगे आएंगी तो किससे जुड़ता है, यहाँ पे ध्वनि प्रदूषण जुड़ता है। और ध्वनि प्रदूषण जिसको हम बात करते हैं यहाँ पे, इसका आप लोग मात्रक बताइए, इसका मात्रक क्या होगा, जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसका मात्रक क्या होगा, तो डीबी में मापते हैं, जिसको हम डप्सन बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको। फिर आते हैं हम लोग बात करें यहाँ से वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और जल प्रदूषण। यहाँ की अगर बात करें, उद्योग, थर्मल, विद्युत संयंत्र और मोटर वाहनों का उत्सर्जन। जब मोटर वाहनों का उत्सर्जन है और इन सब की बात करें, और थर्मल विद्युत संयंत्र है जिसमें कोयला जलाते हैं, और उद्योग जो रिफाइनरी है उनसे अगर बात की जाए, जो धुआं निकलेगा वो कहाँ जाएगा, वायु प्रदूषण में जाएगा। उसके अलावा जो रासायनिक उर्वरक हम इस्तेमाल करते हैं उससे क्या क्षरण होगा, उससे भूमि का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। उसके अलावा जल की बात किया जाए तो बिंदु स्रोत और गैर बिंदु स्रोत, जिसमें उद्योग क्षेत्र या दूर से कहीं बहकर आ रहे होंगे जो स्रोत, वो आकर जल में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, जलीय प्रदूषण लाते हैं। तो ए का दूसरा वाला पार्ट है, ए का दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, ए का दूसरा, बी का चौथा हो गया, और सी का पहला हो गया, और डी का थर्ड हो गया। तो यहां पे जो आंसर है बी, जिन लोगों ने बी आंसर किया है बिल्कुल सही है, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा आप सबको बाद में प्रत्यक्ष रूप से शामिल है। वनों की सुरक्षा और संरक्षण तथा उससे जुड़े मामले, जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, वन जीवों, पक्षियों और पौधों का संरक्षण तथा इससे जुड़े मामले, मानव परिवेश का संरक्षण और सुधार तथा खतरों का निवारण। इसका आपको बताना है 1986 वाला। में भी आपको नहीं पता होगा तो यहाँ पे इसी चैनल पे मैं इसको डिटेल से पढ़ाऊंगा, बाद में आप जब इसको देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बताने की कोशिश करें जल्दी से। देखो 1972 में यहां पे इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी जी की अगर बात किया जाए तो ये क्या की थी, 1972 में जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, याद करिए, उसमें पार्टिसिपेट करी थी। तो अपने यहाँ क्या लाई, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ले आए थे। इनके बेटे राजीव गांधी 1986 में क्या लाते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाते हैं। तो यहाँ पे वनों की सुरक्षा और संरक्षण की बात किया जाए तो किससे जुड़ेगा, 1972 वाले से जुड़ेगा। जल प्रदूषण निवारण अधिनियम ये अलग है, इसके लिए अलग कानून आता है, मेरे ख्याल से 1974 में आता है। वन जीवों, पक्षियों और पौधों की संरक्षण देते हैं। तो वन जीवों संरक्षण कहां देंगे, इसको इसी में देंगे ना, ठीक है। इसमें मानव परिवेश, इसमें परिभाषित किया जाता है कि पर्यावरण के अंतर्गत जो वन है और इसमें जो मानव परिवेश कहां तक होगा, राष्ट्रीय उद्यान क्या बनेंगे, इसकी बात की जाए, का संरक्षण करवाता है और सुधार तथा खतरों का निवारण भी करवाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा डी वाला अपना आंसर होगा यहां से। अब हम लोग क्या करेंगे, जब इस पे फिर से मिलेंगे, मतलब अभी तो हम क्वेश्चन वाइज सीरीज करेंगे, फिर छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे इस टाइप के टॉपिक्स हैं, वो मैं आपको बीच बीच में देता रहूंगा, वहां से आपको फायदा होता रहेगा, ठीक है। अहमदाबाद में शुरू किया, अब अहमदाबाद में मुझे नहीं पता शुरू किया गया है कहां पे, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, नीचे दिए गए दो समूह में से समूह जल के नमूनों में H2S स्तर विनिर्दिष्ट है, जबकि समूह 2 में प्रवेश प्रेक्षण दिए गए हैं। दोनों समूहों को सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। कोई H2S उत्पादित नहीं होता है, H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है, H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम होती है, H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा उच्च होती है। गहरा काला उच्च जल प्रदूषण, कोई रंग नहीं शुद्ध जल, हल्का काला अल्प जल प्रदूषण, काला मध्यम जल प्रदूषण। अब इसमें से बताना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो गया है। अब अहमदाबाद, ये मुझे जयश्री वर्मा जी मुझे याद नहीं है, हो सकता है कि सॉल्व करवाते समय उस समय मुझे पढ़ा हो, याद हो। चलिए देखें, इसमें यहां से बात किया जाए, इसके आंसर में बता दूं पहले, यहां से इसका आंसर क्या है, वो डी है, ठीक है। डी वाई में आएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन जब आपको कंफ्यूजन करें, और इस पे क्वेश्चन H2S पे, ये हाइड्रोजन सल्फाइड पे कई बार पूछा गया है, ठीक है। यहाँ की अगर बात करें तो आपको इस टाइप क्वेश्चन क्या करना चाहिए, ऐसे चीज को नोट बना लेना चाहिए, नोट कर लेना चाहिए, ठीक। तो यहां से देखें, यहां जब हम बात करते हैं A, B, C एंड D की बात करें, पहले वाले में देखा जाए कोई H2S उत्पादित नहीं होता, कोई हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पादित नहीं होता। अगर इसकी बात की तीसरी गंध जैसे सड़ा हुआ अंडा नहीं होता, आप कहेंगे सड़ा हुआ अंडा कभी सूखा ही नहीं है, सड़ा हुआ अंडा है, ठीक है, वैसी महक आती है H2S की, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड की, ठीक। अब यहां से बात किया जाए इस वाले पार्ट में, तो यहां पे कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। एक मिनट रुक जाइए। H2S स्तर निर्दिष्ट होता है, जबकि समूह 2 में क्या दिया, प्रवेश प्रेक्षण जल के नमूने दिए गए हैं, और समूह 2 कोई भी H2S प्रवेश नहीं होता, शुद्ध जल में कोई रंग नहीं दिखता। मतलब यहां से कह रहा है कि अगर H2S है, तो अगर H2S की उपस्थिति की हमको जांच करनी है, H2S की अगर हमें जांच करनी होगी, उसमें जो उसका जांच किस प्रकार से करेंगे, तो क्या चीज हमें दिखाई देगा, जांच करते समय क्या दिखेगा, उसका परिणाम क्या दिखेगा। तो अगर कोई भी H2S उत्पादित नहीं होता, कोई भी H2S अगर नहीं है, तो यहां पे हमें दिखेगा कि कोई भी रंग हमें नहीं मिलता है, बेरंग होगा। किससे करेंगे, जब हम शुद्ध जल से कर रहे होंगे, ठीक है। फिर आते हैं बी वाले पे, H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा अल्प होती है। उत्पादित तो हो रहा हो, लेकिन उसकी मात्रा क्या हो, अल्प हो। तो जब यहां पे अल्प होगा, कम मात्रा होगी, तो जब हम अल्प जल प्रदूषण होगा, तो उसमें क्या होगा, ये किस कलर का होगा, हल्का काला कलर का होगा। तब हमें पता चलेगा यहां पे क्या है, H2S की मात्रा। जैसे नाले किनारे आप खड़े हो जाए, कितनी बदबू आती है, वैसा
फिर यहाँ पे क्या है, H2S उत्पादित होता है और उसकी मात्रा मध्यम होती है। जब हम मध्यम की बात करेंगे तो यहां से अगर हम आ जाए इस वाले में, काला मध्यम जल प्रदूषण होगा। अब इसके बाद जब इसमें अधिक मात्रा होगी तो ये क्या होगा, गहरा काला उच्च जल प्रदूषक होगा। ठीक है, अब ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है इसको करना। जिसमें कुछ ना हो, कुछ भी ना हो, वो कैसा होगा, शुद्ध जल, कोई रंग नहीं होगा। थोड़ा हो तो थोड़ा काला होगा, ज्यादा हो तो एकदम काला होगा। ये तो आसान हो जाएगा फिर सॉल्व करना ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, जो लोग मेरे साथ अभी जुड़ रहे हो सबको गुड मॉर्निंग। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव के केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। मृदा अपरदन के पर्यावरण प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्रों में वनस्पति परिवर्तन लाकर भी कम किया जा सकता है। ठीक है, इसे बताना है आपको। मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल से विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया जा सकता है। इसको बतानी है आपको। जल्दी से इसका आंसर करिए आप सब। देखिए समझे, यहां से अगर हम बात कर डियर स्टूडेंट्स, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए नियत स्थल विशेष से वनस्पति को हटाकर बहुत अधिक कम किया, बिल्कुल गलत है। ठीक है, जब हम बात करें मृदा क्षरण की अगर बात करते हैं तो यहां पर जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, बारिश होती है, वो अगर जमीन पर डायरेक्ट गिरेंगी तो वो क्या करती हैं, उस मिट्टी को बहा करके अपने साथ ले जाती हैं। अब अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वनस्पतियां लगाएंगे या यहाँ पे घास लगाएंगे, जैसा कि आप क्रिकेट के पिच में देखते होंगे, ये क्या करती है, उसको जड़ें उसको पकड़ के रखती है और मृदा क्षरण नहीं होने देती है। ठीक है, तो मृदा का अपरदन यहाँ पे नहीं होने देगा। जब यहाँ से पर्यावरणीय प्रभाव को केवल कार्य के लिए वनस्पति को अगर हम हटा देंगे तो इनका क्षरण क्या हो जाएगा, अधिक होना शुरू हो जाएगा। कथन एक क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है, मृदा अपरदन के पर्यावरणीय प्रभाव को समीपवर्ती क्षेत्र में वनस्पतियों में परिवर्तन लाकर भी किया सकता है। बिल्कुल सही बात है, वनस्पतियों में परिवर्तन करके तो हो सकता है। ऐसे घास हम यहाँ पे लगा सकते हैं जो कि क्या, ऐसे या पेड़ लगा सकते हैं जिनकी जड़ें क्या हो, काफी मतलब जमीन को अच्छे से पकड़ सके। ठीक है, अगर ऐसी कोई है जिनकी जड़ें कम लंबी हो, ऐसी हम वनस्पतियां वहां पे लगा सकते हैं जो जड़ें क्या कर सके, ज्यादा दूर तक फैल सके और जड़ें पकड़ सके। ठीक है, तो ये क्या होगा, आर सही है, तो ये क्या होगा, ए गलत है, परंतु आर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, डी वाला होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट दो क्वेश्चन और है। जल विद्युत ऊर्जा का समाप्त होने वाला संसाधन है। गिरते हुए जल की शक्ति ना तो कम होगी ना तो समाप्त होगी। इसमें बताना है कौन सा होगा। ठीक है, 19 नंबर में, 19 नंबर में जल्दी से बताइए आप सब। 19 नंबर में बताइए। देखिए 19 नंबर की अगर बात करें तो जल विद्युत ऊर्जा समाप्त होने वाला, अब देखिए एक आता है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत आता है और एक आता है गैर नवीकरणीय आता है। जब हम बात करते हैं नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत, तो ऐसे स्रोत जो कभी खत्म ना हो ऊर्जा के स्रोत में, तो जैसे सूर्य की ऊर्जा हो गई, वायु की ऊर्जा हो गई, ठीक है, नदी हो गई, ठीक है, इन सब की बात करें। इसी तरह से और भी साधन हम बना सके, नए नए साधन बना सके, जिसमें सेल गैस की बात करें, ये नए साधन हम जो बना रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप की ऊर्जा। और हम क्या कर सकते हैं, जो पेट्रोल और डीजल है इसमें हम क्या करते हैं, गैसोलीन मिलाते हैं या अल्कोहल मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल क्या मिलाते हैं, एथिल अल्कोहल मिलाते हैं। ये एथिल अल्कोहल भी क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, जो भारत सरकार और पूरा विश्व इसको बना रहा है। और भारत सरकार इसका लक्ष्य रखा हुआ है कब तक, 2025 तक 20% क्या करेगा, अल्कोहल की मात्रा को मिलाएगा। ठीक है, अब आते हैं गैर नवीकरणीय ऊर्जा। तो गैर नवीकरणीय ऊर्जा वो ऊर्जा के स्रोत है जो समय के साथ आने वाले टाइम में खत्म हो जाएंगे। तो खत्म हो जाएंगे जिसमें आएगा क्या, कोयला आएगा, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, खनिज तेल हो गया। इन सब की बात करें वो सब क्या आएंगे, गैर नवीकरणीय। गैर नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं वो प्रदूषण ज्यादा देते हैं।
लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं वो प्रदूषण नहीं देते। तो यहाँ पे जल विद्युत ऊर्जा क्या है, ये अगर इस तरह से प्रवाहित हो रहा है, हम बीच में क्या किए, इस तरह से डैम बना दिए, इनको ऊंचाई से हमने छोड़ा, यहाँ पे हमने 60 पंखे चला दिए और इससे जनरेटर चला दिया, तो ये क्या होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। यहाँ क्या लिखा है, समाप्त होने वाला है, तो ए वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, सॉरी नहीं, इसमें ऑप्शंस नहीं दिया है, ए गलत है, आर सही है, दोनों यहां गलत नहीं होगा, ए गलत है, आर क्या है, सही है, ठीक है, ये ऑप्शन होगा। आगे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। जीवन की योजना में मिट्टी इस जीवन का मूलभूत संसाधन है जो निम्नलिखित भूमिका का निर्वहन करती है, या कार्बन का भंडारण है, या जंतु जगत के निम्नलिखित खाद्य और ऊर्जा के समृद्ध का माध्यम है, इसमें जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, या जल की बड़ी मात्रा को नैसर्गिक भंडारण है। इसमें से बताना है कौन सा आंसर होगा, इसमें से बताना है कौन सा आंसर होगा। प्लीज आप लोग इसका जल्दी से आंसर कीजिए और बताइए। बताइए भाई जल्दी से, बस मैं एक क्वेश्चन ढूंढ लूं, आप जल्दी से बता दीजिए। सब लोग ने आंसर किया 20 का सी, ठीक है, 20 का सी कर रखा है आप लोगों ने। तो यहां से अगर हम बात करें, इसमें जीवन की योजना मिट्टी की अगर बात करते हैं, यहां से मिट्टी संसाधन की अगर हम बात करें इस वाले पार्ट में, तो यहां से देखें, या कार्बन का भंडारण है, बिल्कुल सही बात है, या जंतु जगत के निम्नलिखित खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है, इसमें जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, बिल्कुल सही बात है, या जल की एक मिनट, इसमें जैविक समुदाय को ऑक्सीजन मिलती है, अभी इस पे रुकते हैं हम लोग, या जल की बड़ी मात्रा का नैसर्गिक भंडारण है, ठीक बात है। अब यहां से देखते हैं, पहले अगर हम यहां पे देखें कि क्या यह कार्बन का भंडारण है, या जंतु जगत को क्या ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, क्या यहां से तीसरे की अगर बात करें, जैविक समुदाय को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दूसरे पे आते पहले, या जंतु जगत के लिए निम्न खाद्य और ऊर्जा की समृद्धि का माध्यम है। अब आप मुझे ये बताइए, दूसरे वाले पे अगर हम आए, तो क्या ये जीव जगत को निम्नलिखित खाद्य की बात तो ठीक है, क्या ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है, क्या ये ऊर्जा प्रोवाइड करता है, क्या आंसर अगर हम करेंगे, ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, ठीक है, ऊर्जा कहां से प्रोवाइड करेगा, ठीक नहीं। यहां से अगर बात करें, जब हम लोग मिट्टी की ऊपर लेयर में आएंगे, तो मिट्टी की ऊपर लेयर में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलती है, ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। या जल की बड़ी मात्रा, ऑब्वियस है, आपको पता ही है कि नीचे यहाँ जो ग्राउंड वाटर है वो भी अवेलेबल है। यहाँ पे जो अपना आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वो कौन सा होगा, 1, 3 और 4 होगा, ठीक है। तो कल मैंने आप सबसे एक क्वेश्चन पूछा था, लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो क्वेश्चन यहां मैं लगवाना भूल गया हूं। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से मिशन शामिल हैं? ये क्वेश्चन कल मैंने पूछा था, यहां स्क्रीन पे नहीं है। हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र की संपोषण करना, दूसरा है सतत वन प्रबंधन, तीसरा है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी, ठीक है। ये आया था हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषित करना, सतत वन प्रबंधन करना, या जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी। तो क्या है क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना। जब हम जलवायु परिवर्तन की राष्ट्रीय कार्य योजना की बात करते हैं,
वो आया था 2008 में, लागू किया गया था 2010 में, और इसमें 8 लक्ष्य लाए गए थे। 8 लक्ष्य में से जो तीनों लक्ष्य मैं पढ़ रहा हूं, कल के क्वेश्चन देखिएगा, उनमें तीनों सही हो जाते हैं। ठीक है, कल फिर मैं आपको मिलूंगा 9 बजे नए इस क्वेश्चन के साथ। आप टीचर्स एकेडमी पे बने रहिएगा और इस प्रोग्राम को भी और लोग तक पहुंचाने की कोशिश करिए। और ज्यादा आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 5 बजे से हर सैटरडे को 9 बजे तक की क्लास चलनी है, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सब ने ये क्वेश्चन जो सीरीज है, आप सब इसका एंजॉय कर रहे होंगे। बाद में भी जो लोग इसको देख रहे होंगे, आप प्लीज कमेंट करिएगा और आपके आंसर्स डेफिनेटली है यहां मैं दूंगा। ठीक है, तो मेरी ओर से सूर्यांश सर की तरफ से आप सबको, आपको हैव अ गुड डे एंड नमस्कार।